Okay. Hello everybody. So today we will be doing, we will be continuing with 12th Maths HSC chapter number 7, that is linear programming. And today we are going to deal with the third exercise, exercise 7.3, which basically deals with formation of linear programming problem, formation of LPP. So ये आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर the problem is given in the text form. The problem is given in the text form. और इस प्रॉब्लम से हमें फॉर्मुलेट करना होता है एलपीपी. एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना होता है. फॉर्मुलेट, अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, उसके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे हम कई बार z से या p से प्रॉफिट होगा तो c से कॉस्ट होगा तो डिनोट किया जाता है. सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई. ठीक है, यहाँ पर x और y ये दोनों वेरिएबल्स होते हैं. दीज आर द वेरिएबल्स, और ये वेरिएबल्स हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल x एंड y. दूसरा स्टेप है राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और तीसरा स्टेप है constraints. So in the last lecture we have talked about this. अब यहाँ पर इसको हम यूज में लाने वाले हैं. So let us read the question. I'll read here the first question. ठीक है, first question on page number HSC textbook, page number 237. ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ पे. The manufacturing firm produces two types of gadgets A and B. Okay. उन्होंने यहाँ पर टेबल में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आई जस्ट कॉपी डाउन द टेबल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैजेट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड, व्हिच आर फर्स्ट प्रोसेस्ड इन द फाउंड्री. फाउंड्री मतलब जो भट्टी होता है उसको फाउंड्री बोलते हैं, फाउंड्री. सो दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस्ड इन द फाउंड्री. ठीक है, सो वहां पर उन्होंने क्या दिया है, एंड देन सेंड टू द मशीन शॉप. पहले उसको फाउंड्री में फोर्जिंग किया जाएगा उसका, उसके बाद उसको मशीन शॉप में भेजा जाएगा, मशीन शॉप. ठीक है, तो फॉर फिनिशिंग द नंबर ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ द शॉप फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी एंड द नंबर ऑफ मैन आवर्स अवेलेबल फॉर फर्म आर एज फॉलोज. सो ए जो प्रोडक्ट है उससे फाउंड्री के लिए 10 मैन आवर्स लगते हैं, मतलब 1 मैन विल वर्क फॉर 10 आवर्स फॉर दिस पर्टिकुलर गैजेट, एंड 1 man will work for 6 hours to manufacture this particular gadget in the foundry. जहाँ पर टाइम अवेलेबल जो दिया है, टाइम अवेलेबल उन्होंने जो दिया है इन आवर्स, इट इज 60 man hours are there available and 35 are here. यहाँ पर ये 5 और 4 दिए हैं. ठीक है, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए एंड बी. यहाँ पर मैं और एक कॉलम बनाना चाहूंगा प्रॉफिट के लिए. प्रॉफिट एक यूनिट सेल करने से प्रॉफिट होगा ₹30 एंड बी का एक यूनिट सेल करने से प्रॉफिट होगा ₹20. ठीक है, फॉर्मुलेट द एलपीपी टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट. देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप पे आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई, दीज आर द वेरिएबल्स. आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. और दूसरा होता है राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तीसरा होता है कंस्ट्रेंट्स. देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से इस इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जिसकी मदद से द कंपनी विल अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें अगर पता नहीं प्रॉफिट ये ऑब्जेक्टिव क्या है तो उसको हम Z बोलेंगे, अगर प्रॉफिट है तो P बोलेंगे, या कॉस्ट है तो C बोलेंगे. सो वी वांट टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट. उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ए एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ बी हैव टू बी मैन्युफैक्चर्ड, यही हमारा क्वेश्चन है. तो आई विल से x यूनिट्स ऑफ ए एंड y यूनिट्स ऑफ बी आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड. यही होगा हमारा स्टेप नंबर 1. सो विल से लेट x, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, लेट x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ यूनिट्स of gadget A to be manufactured. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. सिमिलरली y
is number of units of gadget B to be manufactured. ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। एक यूनिट पर प्रॉफिट है 30 रुपए, 30 रुपीज। बी वाला जो गैजेट है उसके एक यूनिट पर 20 रुपीज। तो x नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए होगा यहाँ पर 30x plus 20y, दैट विल बी द, सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट को p बोल देंगे 30x plus 20y, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, अब यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स हम लिखेंगे। कंस्ट्रेंट्स क्या है यहाँ पे? कंस्ट्रेंट्स आर देयर इन टर्म्स ऑफ द मैन आवर्स, कि ज्यादा से ज्यादा कितने मैन आवर्स यहाँ पर अवेलेबल है। टाइम अवेलेबल इज 60 hours फॉर फाउंड्री एंड टाइम अवेलेबल फॉर मशीन शॉप इज ओनली 35 hours। अब देखिए यहाँ पर 10 hours फॉर 1 यूनिट, अगर 2 यूनिट्स होंगे तो 20 hours होंगे, ठीक है। 2 यूनिट्स होंगे तो 20 hours होंगे। तो देखें यहाँ पे यहाँ इस गैजेट ए के x नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाए, सो इसके टोटल आवर्स हो जाएंगे 10x और इसके हो जाएंगे 6y, और ये 10x plus 6y जो है 10x plus 6y, these are the total number of hours which we will require in foundry। लेकिन ये जो आवर्स है ये 60 से कम होनी चाहिए, क्योंकि 60 ही हमारे पास अवेलेबल है, सो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60। उसी प्रकार से मशीन शॉप के 35 आवर्स है, 1 यूनिट ऑफ A requires 5 hours and 1 unit of B requires 4 hours of machine shop, and we are manufacturing X units of A and Y units of B, so total machine shop के आवर्स हो जाएंगे 5x plus 4y, 5x plus 4y, these are the total required hours and this should be less than or equal to 35 तक ही जा सकते हैं। 35 से ज्यादा मशीन आवर्स मशीन शॉप के नहीं मिल सकते मैन आवर्स, ठीक है। तो दीज आर द कंस्ट्रेंट्स, और यहाँ पर लास्ट वाला हम लिखेंगे ये जो x है या फिर y भी है वो निगेटिव नहीं हो सकता, वो तो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, सो दिस इज नॉन नेगेटिविटी। ये तो हमें बाय डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा। दीज आर कॉल्ड एज नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। इज दिस ओके? एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द LPP। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपके HSC बोर्ड एग्जाम में। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? प्लीज चेक। या सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2, जिसका टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है। याद रखिए, अगर आप टेबल आपके पास है तो आपको प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना काफी हद तक आसान हो जाता है। तो आपको प्रैक्टिस हो, इसलिए ये जो टेक्स्ट बुक है उसमें पहले 3 प्रॉब्लम्स में, फॉर द फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स द टेबल इज ऑलरेडी गिवन, बट आफ्टर दैट इज प्रॉब्लम नंबर 4 onwards they have not given any table, so remember students you have to prepare the table। आपको अगर टेबल दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आपको टेबल तैयार करना पड़ेगा ताकि वो आपको आसान हो जाएगा, ओके। और कई बार उस टेबल को और भी थोड़ा सा अपडेट करना पड़ता है, जैसे कि इस प्रॉब्लम में अभी हम देखेंगे, पिछले प्रॉब्लम में भी हमने प्रॉफिट को उसमें ऐड किया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे। इन अ कैटल ब्रीडिंग फार्म इट इज प्रिस्क्राइब दैट द फूड रेशन, रिमेंबर पहला हमारा स्टेप होगा आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स x एंड y, दूसरा स्टेप होगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि z होगा या प्रॉफिट होगा या कॉस्ट होगा। प्रॉफिट होगा तो उसको मैक्सिमाइज करना होता है, कॉस्ट होगा तो उसको मिनिमाइज करना होता है। एंड तीसरा होता है हमारा राइटिंग डाउन द कंस्ट्रेंट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि x और y जो होते हैं वो हमारे हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको लिखना है, ठीक है। These are the steps. Well, let's get back to the question. In a cattle breeding farm, it is prescribed that the food ration for one animal must contain 14, 22, and 1 units of nutrients A, B, and C respectively. They have given here the requirement. It is prescribed that the food ration for one animal, एक एनिमल का जो फूड रेशन है उसके अंदर कितने होने चाहिए? 14 यूनिट्स ऑफ 14, 22 एंड 1 यूनिट। न्यूट्रिएंट ए का रिक्वायरमेंट कितना है यहाँ पर? रिक्वायरमेंट 14 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट ए,
देन हियर आई एम अपडेटिंग दिस नाउ, अब मैं इसको अपडेट करने जा रहा हूँ. दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट. हाँ, 14, 22 ऑफ न्यूट्रिएंट बी एंड 1 ऑफ न्यूट्रिएंट सी. ये कंपलसरी होना चाहिए, ऐसा दिया है उन्होंने. ठीक है. Each units of these two contains the following the two different kinds of fodders are available. ठीक है, उनको जो कैटल को खाने के लिए दिया जा रहा है 1 and 2, ऐसे दो fodders are available. Each unit of these two contains the following amounts of these three nutrients. So इसके अंदर fodder 1 के अंदर 2 units of nutrient A, 2 units of nutrient B and 1 unit of nutrient C is available. ठीक है. और यहाँ पर उन्होंने उसका कॉस्ट भी दिया है. कॉस्ट फॉर फॉडर 1 यहाँ पर कॉस्ट दिया है. दिस इज द अपडेशन ऑफ द टेबल. कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फॉडर 1 इज ₹3. इसका कॉस्ट है ₹3 और इसका कॉस्ट है ₹2 पर यूनिट. ठीक है, ये मैंने अपडेट किया हुआ. ओके. फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मिनिमाइज द कॉस्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस प्रॉब्लम में प्रॉफिट था, उसको मैक्सिमाइज करना था. इस केस में कॉस्ट है जिसे मिनिमाइज करना है. ठीक है. तो हमें यहां पर कितने यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फॉडर ए, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फॉडर ए एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फॉडर 1 एंड फॉडर 2, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो दीज आर आवर वेरिएबल्स. आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. ये हमें आइडेंटिफाई, इसके कितने यूनिट्स लेने पड़ेंगे, इसके कितने यूनिट्स लेने पड़ेंगे, ताकि टोटल जो न्यूट्रिएंट ए का रिक्वायरमेंट मीट किया जा सके. 14 यूनिट्स. ठीक है. न्यूट्रिएंट बी का रिक्वायरमेंट 22 का है, वो मीट किया जा सके. सो विल से लेट्स फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम हियर. द प्रॉब्लम सेज लेट एक्स is equal to number of units of fodder A or fodder 1 to be given, and y is number of units of fodder 2 to be given. Is this okay? ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा. दूसरे स्टेप में लिखा है भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? कॉस्ट मिनिमाइजेशन. Objective function, I'll write here to minimize the cost. To minimize the cost. And cost I'll denote by C. अब costing क्या हो जाएगा? देखिए 1 unit of fodder 1 costing ₹3. तो x units के लिए हो जाएगा 3x plus 2y. 3x plus 2y will be the total cost and that has to be minimized. Second part is done. अब हमारा constraints यहाँ पे लिखना पड़ेगा. Subject to constraints. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स यहां पर दिया है कि भाई न्यूट्रिएंट ए का मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना है 14 यूनिट्स, 14 यूनिट्स. इससे ज्यादा चलेगा लेकिन इससे कम रिक्वायरमेंट नहीं होगा. देखिए अगर हम फॉडर 1 का 1 यूनिट लेते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट ए के 2 यूनिट्स अवेलेबल है. अगर मैं फॉडर 2 लेता हूँ, फॉडर 2 का 1 यूनिट, तो उसमें न्यूट्रिएंट ए के 1 यूनिट है. लेकिन मैं यहाँ पर फॉडर 1 के x यूनिट्स ले रहा हूँ और फॉडर 2 के y यूनिट्स ले रहा हूं. तो इस वजह से यहां पर न्यूट्रिएंट ए के यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 2x plus 1y. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 2x plus 1y. ये जो एडिशन है वो 14 से ज्यादा होना चाहिए, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है. सो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 14. Similarly 2x plus 3y should be greater than or equal to 22. That will be the constraint for nutrient B. 2x plus 3y is greater than or equal to 22 and x plus y should be greater than or equal to 1 for nutrient C. X plus y is greater than or equal to 1. तो ये constraints है. क्या आपको ये समझ में आ गया सबको? ये constraints कैसे लिखने हैं? और अब मेरा लास्ट पॉइंट है यहाँ पर नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स की. भाई हाउ मेनी यूनिट्स, तो ये निगेटिव तो नहीं हो सकता, तो x should be greater than or equal to 0, y should be greater than or equal to 0. In this way, this total formation of LPP is worked out. Please check whether this is clear to you all. Please tell me. Question number 4. Now this question number 4 has not got the table. We have to prepare the table here. A printing company prints 2 types of magazines. Okay, so I'll say magazine A
and magazine B. Alright. The company earns rupees 10 and 15 on the magazines per copy. यहाँ पर प्रॉफिट दिया है, earns मतलब प्रॉफिट उसका कि रुपीज एक कॉपी के ऊपर कितना है, रुपीज 10 एंड रुपीज 15. They are earning. Companies earning. Alright. These are processed on 3 machines, 1, 2, 3. Okay. The magazine A is processed, so they are both processed on machine 1, machine 2 and machine 3. ठीक है? Alright. Magazine A requires, देखिए आप गौर से, magazine A requires 2 hours on machine 1, 5 hours on machine 2 and 2 hours on machine 3. Whereas magazine B requires 3 hours on machine 1, 2 hours on machine 2 and 6 hours on machine 3. Okay? ये कितने hours चाहिए वहाँ पे जो दिया गया है. Machines 1, 2 and 3 are available for 36, 50 and 60 hours per week respectively. Availability of machines. Availability of machines. Machines का जो availability है, machine 1 का availability, मुझे इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. Availability of machines is 36 hours, 50 hours, 36, 50 and 60. Okay. Alright. Per week. Formulate the LPP to determine the weekly production of A and B so that the total profit is maximum. पता चल गया आपने को. ऑब्जेक्टिव क्या दिया है? टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमम. ये ऑब्जेक्टिव है. समझ में आया? समझ में आया? यहाँ पर ऑब्जेक्टिव उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम. तो हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि how many units of magazine A X and magazine B Y are to be produced or prepared. So let's say let X is equal to number of copies of magazine A to be produced. ठीक है. Similarly, Y is equal to number of copies of magazine B to be produced. First step हो गया. Second step, objective function. Objective function क्या है यहाँ पर? Objective function है to maximize the profit. उसका profit सबसे ज़्यादा होना चाहिए. So to maximize the profit. Here profit I'll denote it by P. Some people denote that by Z also. Profit is denoted by Z. तो चलिए, अगर एक मैगजीन A है तो उससे तो प्रॉफिट है 10 रुपीज. तो X नंबर ऑफ कॉपीज अगर होंगे उसके तो इट विल बी 10x plus 15y. 10x plus 15y मैक्सिमम होना चाहिए. Subject to constraints. Constraints are given here by the availability of